तो उसे अचानक सर में दर्द होने लग जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी अपना ट्रक लेकर आती है, जो कि जियांग शाओ को अपने ट्रक में बैठा लेती है। थोड़ी देर बाद जब उसे फिर से होश आता है तो ट्रक वाली लेडी उसे बताती है कि उसका नाम जैंग है और अभी वो जिस सिटी में थे वो उसके घर से काफ़ी दूर थी। अब पहले तो जियांग शाओ यहाँ पर घबराने लगती है, लेकिन वो लेडी उसे बताती है कि वो एक अच्छी इंसान है और उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जियांग शाओ पैनिक होकर अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका नंबर ही बंद आता है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन जैंग उसे समझाती है कि वो अपनी बेटी के साथ रहती है और अगर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो आज रात उनके यहाँ पर रुक सकती है। जिसके बाद ये लोग एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ वो अंदर जाकर फ़ोन करने के लिए टेलीफोन मांगती है। लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़े कैलेंडर पर जाती है, जिसमें 2018 लिखा हुआ था। ये देखकर वो उस लड़के से पूछती है कि अब तक उसने कैलेंडर चेंज क्यों नहीं किया। तो वो उस पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अरे 2018 चल रहा है तो उसी का कैलेंडर लगाऊंगा ना। जो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को चेक करने लगती है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे क्या हो रहा है। फिर वो अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसका फ़ोन सीधा लियांग को जाकर लगता है, जो कि उसी फ्यूल स्टेशन पर अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा था, पर वो उस वक्त उसका फ़ोन नहीं उठा पाता। इसलिए अब जियांग शाओ निराश होकर वहाँ से लियान के सामने से निकल जाती है। फिर लियान जब अपना फ़ोन चेक करता है तो वो उस नंबर पर कॉल लगाकर शॉप के अंदर जाता है। जहाँ टेलीफोन जब रिंग होता है तो वहाँ पर मौजूद लड़का उसे बताता है कि ये फ़ोन तो यहाँ पर आई हुई अभी लड़की ने किया था, पर लियांग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि फ़िलहाल उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढना था। दूसरी ओर जियांग शाओ जब जैंग को बताती है कि वो 2025 से आई है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, लेकिन उसके मना करने पर वो सिर्फ उसे घर चले जाते हैं क्योंकि जियांग के पास कहीं और जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसी बीच हम लियान को देखते हैं, जो कि उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे जियांग की लोकेशन मिली थी, जहाँ उसे पत्थर पर लगा हुआ खून मिलता है, जिससे वो ये तो समझ जाता है कि वहाँ पर कोई था, लेकिन कौन था इसका पता नहीं लगा पाता। फिर हम जियांग शाओ को देखते हैं, जो कि जैंग के घर पर जाती है, जहाँ बाहर उसे एक पागल लड़का मिलता है जो कि उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन जैंग उसे बचा लेती है। इसके बाद जब वो घर के अंदर जाते हैं, जो कि जियांग शाओ के कपड़े देखकर उसे रूडली बात करती है और बोलती है कि आखिर आप उस लड़की को घर पर क्यों लेकर आई हो, पर उसकी मॉम उसे सोने के लिए भेज देती है और फिर जियांग शाओ के लिए भी बिस्तर लगा देती है, जहाँ उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि अगर वो 7 साल पीछे आ गई है तो उसका घर और उसके मॉम डैड तो 2025 में ही होंगे। इसीलिए वो मैप देखकर अगले दिन ट्रेन से वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसके पास फ्लाइट के पैसे नहीं थे। अगले सुबह हम लियान को देखते हैं, जो कि उन लोगों की फोटोज देख रहा था जिनके साथ उसकी और शू जियांग की लड़ाई हुई थी, और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब वो इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब ऑफिसर चेन ने उसे एडवाइस किया था कि वो शू जियांग को ढूंढना छोड़ दे, क्योंकि लोगों के मुताबिक इस नाम का कोई भी पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता था और ना ही पुलिस में भी उसका कोई रिकॉर्ड था, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी। लेकिन लियान ने अभी भी उस पर गिव अप नहीं किया था। अगली सुबह जियांग और मिस जैंग घर से बाहर आते हैं, जहाँ जैंग की बेटी वापस से जियाओ के साथ रूडली बिहेव करती है। अब जैसे ही वो अपनी बेटी को लंच बॉक्स देने के लिए जाती है, तभी उनके सर पर आकर एक गमला गिर जाता है, जो कि ऊपर से उस पागल बच्चे ने फेंका था, जिस वजह से जैंग वहीं पर बेहोश हो गई थी। जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों ने फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वो साथ में जियांग शाओ को आने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि वही उनकी रिलेटिव थी। सीन अब हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर जियांग शाओ हाथ में बिल लेकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जैंग की बेटी आती है, जिसे जियांग शाओ बिल देकर पे करने के लिए बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जियांग शाओ बोलती है कि अच्छा, पहले तो तुम मुझसे रूडली बिहेव कर रही थी और अभी तुम मुझे मिस कहकर बुला रही हो। पर जैंग ने भी उसकी मदद की थी, इसीलिए जियांग शाओ भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। लेकिन अभी भी उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे। वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर बिल पे करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं कि उनके पास थोड़े पैसे कम हैं, लेकिन वो अगली बार उन्हें पैसे ज़रूर पे कर देंगे, अभी उनके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसेप्शनिस्ट किसी को फ़ोन लगाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लियान आता है, जो कि बचे हुए पैसे दे देता है। जहाँ ये दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और जियांग शाओ से थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है, जहाँ बाहर उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। तभी वहाँ पर लियान आता है, जिसे देखकर जियांग शाओ को लगता है कि वो उससे पैसे लेने के लिए आया है। तब वो उसे बोल देती है कि वो पैसे वो उस बच्चे और उसकी माँ से जा कर ले, पर वो उसे यहाँ पर उसके सर पे लगी हुई चोट के बारे में पूछता है। तो जियांग शाओ ये कहकर जाने लगती है कि वो उसे बताना ज़रूरी नहीं समझती, जो सुनकर लियांग बोलता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझसे पहली बार मिल रही हो। ये सुनकर जियांग शाओ हैरान हो जाती है और चुपचाप आगे जाने लगती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ नर्स उसे बताती है कि उसका ब्लड शुगर लेवल लो होने की वजह से वो बेहोश हो
हो गई थी, इसलिए अब उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट करना होगा। और वो जियांग शाओ के पूछने पर यह भी बताती है कि उसका बिल लिया आने पहले ही पे कर दिया है। जो सुनकर जियांग शाओ वापस से उससे गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि क्या तुम सभी लड़कियों की इस तरीके से हेल्प करते हो। जिसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि उसे उससे डरना चाहिए क्योंकि वो फेमस सीईओ की बेटी है और उसके डैड का बहुत ही बड़ा बिजनेस है जियांग ग्रुप के नाम से। ये बोलकर वो वहाँ पड़े हुए फ़ोन से अपने डैड को कॉल करने लग जाती है, लेकिन वो कॉल लियांग के फ़ोन पर जाकर लगता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। अब वो यहाँ पर उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए जियांग ग्रुप के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ इस नाम की कोई भी कंपनी नहीं थी। और बात रही उसके पेरेंट्स की, तो वो 2009 में एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। जो सुनकर जियांग शाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि जिस टाइम से वो यहाँ पर आई थी वहाँ पर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वो उसे यहाँ पर उसका आईडी कार्ड लौटाता है और बताता है कि वो किसी सीईओ की बेटी नहीं है, वो हमेशा से यहीं पर रहती है। जो सुनकर जियांग शाओ और भी ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है और उसे अपने सामने 2025 वाली जियांग शाओ दिखाई देती है, जो उसे कहती है कि उसे ये दुनिया छोड़कर इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था। जिससे वो समझ जाती है कि असल में वो एक पैरेलल वर्ल्ड में आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो पहले पर्सन थी उससे जियांग शाओ ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली थी। तभी उसे याद आता है कि वो पानी में गिरने के बाद इस दुनिया में पहुंची, इसीलिए वो वापस से नदी में छलांग लगा देती है ताकि वो अपनी दुनिया में वापस पहुंच सके। लेकिन ऐसा करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वहां पर मौजूद लोग उसे नदी से बाहर निकाल देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, ये सोचकर कि वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वाला भी उसे समझाने लग जाता है कि उसे ऐसे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्या उसका ब्रेकअप हुआ था, ये सब उससे बोलने लग जाता है, पर वो उसे मना करती है। तभी पुलिस स्टेशन में लियांग आ जाता है, जो कि जियांग शाओ को कुछ पहनने के लिए कपड़े देता है। इसके बाद वो ऑफिसर चेन से मिलता है और कहता है कि जियांग शाओ उसके क्लासमेट है, तो बस उसे लेने के लिए आया है। जहाँ ऑफिसर भी जियांग शाओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देता है और कहता है कि वो उसका ध्यान रखे, क्योंकि उन सब लोगों को लग रहा था कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। फिर वो जियांग शाओ को अपने साथ ले जाने के लिए उसके पास चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।